रितु कुमारी। थैंक यस यस कमिंग, आइए। हाँ ये बैठिए बैठिए। यू सर। अच्छा बताइए, आपने 2013 में ग्रेजुएशन किया है जी सर। और उसके बाद से कुछ कर रही हैं? नहीं सर, मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, स्टडी कर रही हैं। आपका ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी है जी सर। और ग्रेजुएशन में भी ज्योग्राफी था आपका। जी सर, जो क्या क्या पढ़ा है आपने ज्योग्राफी में? सर उसके जो शाखाएं हैं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, जनरल जो सिलेबस था। अच्छा अच्छा, क्या डिफरेंस है फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में? सर फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जैसे स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इन सब के चैप्टर को पढ़ाया जाता है। और मानव भूगोल के अंतर्गत जैसे आवासन का हो गया और कुछ सब्जेक्ट हैं उनके अंतर्गत सर अभी ध्यान देंगे। अच्छा अच्छा, कि ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी है ना, इन दोनों में ज़्यादा रिलेवेंट कौन होगा हमारे लिए, मानव जीवन के लिए ज़्यादा बेहतर कौन है दोनों में से? सर दोनों ही बेहतर हैं, लेकिन अगर ज़्यादा की बात की जाए तो सर फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा बेहतर है। अच्छा अच्छा, और इसी कॉन्सेप्ट पे एक ड्यूअलिज्म का थ्योरी आया हुआ है इसमें, है ना? पढ़ी होंगी आप, जी सर। द्वैतवाद, जी सर। है ना? ये क्या है? सर द्वैतवाद के अंतर्गत एक विचार है, इसके अंतर्गत जो है एक ही विषय वस्तु को दो विचारों के तहत रखा जाना। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक ही विषय वस्तु है, तो अलग अलग तरीके से उन्हें प्रस्तुत करना, ये द्वैतवाद के अंतर्गत रखा गया। अच्छा अच्छा, ज्योग्राफी में द्वैतवाद का क्या, कैसे क्लियर करेंगे इसको? सर जैसे किसी को प्रकृति सर्वश्रेष्ठ लगता था, किसी को मानव सर्वश्रेष्ठ लगता था, किसी को दोनों चीज़ों का मतलब मिक्सिंग अच्छा लगता था, तो इन सब चीज़ों को लेते हुए जो थिंकर थे वो द्वैतवाद को तो एक बढ़ावा थिंकर का दिया। नाम बताएंगे कोई जो? सर फिलहाल अभी हमने आपने क्या बताया कि दोनों का मिक्सचर अच्छा लगता था, कौन ऐसे थिंकर हैं जिनको दोनों का मिक्सचर अच्छा लगता था? सर जहाँ तक मुझे याद है शायद नौ निश्चयवाद के अंतर्गत जो कुछ टेलर, फ्रिथरिक टेलर करके कोई थे सर, सॉरी सर ये आप नहीं है। ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ ग्रिफिथ टेलर। हम्म। यस सर। अच्छा अच्छा थैंक यू सर। अच्छा, हम लोग पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर, तो अपने जी जरूर सर। पढ़ा होगा। जी सर। एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर यस सर। है ना? उस लेयर को आप ऑर्डर वाइज बताएंगे नीचे से ऊपर? जी सर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। अच्छा, इसमें एक ओजोन मंडल भी है। जी सर। वो कहाँ पर है? ये मध्य मंडल के अंतर्गत आता है। तो अस्सी से सोच के बताना, घबराना नहीं है, आराम से बताइए। सॉरी सर कंफर्म नहीं है। ये समताप मंडल के निचली लेयर में है, जी सर। है ना, थैंक यू। ओजोन मंडल। इसका क्या रोल है हमारे जीवन में, या पृथ्वी के लिए क्या रोल है ओजोन मंडल का? सर जो ओजोन परत से जो सूर्य की किरणें आती हैं, एक उससे मतलब एक प्यूरिफाई हमारे पास जो पहुंच पाता है एटमॉस्फेयर का जो चाहिए, वो एक छन कर आता है तो हमारे पृथ्वी पे। क्या क्षण कराता है? सॉरी सर अभी याद नहीं किया गया है ये टॉपिक। अच्छा, एक हम लोग पढ़ते थे, आप तो पढ़ी होंगी, टाइड्स एंड एब, ज्वार भाटा। जी सर। ये ज्वार कब आता है, भाटा कब आता है, दोनों एक साथ आता है कि दोनों में अंतर है, या फिर 24 घंटे के अंदर कितने बार ज्वार आता है, ये बता पाएंगे इसको? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो ज्योग्राफी रिवीजन नहीं किए हैं आप? नहीं सर, अभी थोड़ा ऑप्शनल पे भी वर्क करना स्टार्ट किए ही हैं। अच्छा। आइसोस्टेसी पढ़ी है आप? Sorry, समस्थिति, समस्थिति सॉरी सर नहीं पढ़ी? अच्छा, आई आकार की घाटी कैसे बनती है? कौन सा फैक्टर है जो आई आकार की वैली बनाती है? सर ऐसे तो इनका डेविस का जो थ्योरी था और पैंक का थ्योरी था, उनके अंतर्गत जो घाटियों का निर्माण का ऐसे वर्णन किया गया है, भी आकार है फिर यू आकार है,
जब घाटी भी आकार से ज़्यादा क्रमवार कटती जाती है तो आई आकार में बदल जाती है। तो कौन बनाता है, कौन सा फैक्टर? जैसे पवन से बनता है, नदी के द्वारा बनाई जाती है सर। जी। और भी शेप वैली? भी शेप वैल्यू भी ये सर ये असलाकृति भी नदी के द्वारा ही बनाई जाती है। यू शेप? यू शेप भी नदी के द्वारा ही बनाई जाती है। कन्फर्म है? जी सर। सोच लीजिए फिर एक बार, आपको मौका दिया जाता है। भी शेप हमने पूछा, यू शेप पूछा। जी सर कन्फर्म है। कन्फर्म है? जी सर, नदी के द्वारा ही बनाई जाती है। तो सब इमेजिन करना है, काफ़ी ऊंचाई से जब हम है ना पानी को गिराएंगे, वाटरफॉल होगा, तो क्या वो यू शेप में पानी नीचे जाएगा? सर वो शुरुआत में यू आकार की होती है और फिर क्रमवार कटते कटते वी आकार, और फिर उसके अगर पानी का बहाव और तेज होता है तो आई आकार में बदलते जाता है। चलिए ठीक है। अच्छा बताइएगा, आप क्यों आना चाहती हैं सिविल सेवा में? क्या है आपकी प्रथम वरीयता, क्या है? सर बिहार प्रशासनिक सेवा मेरी प्रथम वरीयता है और मैं इस सेवा में इसलिए आना चाहती हूँ कि मैंने इसके लिए ही शुरुआत से तैयारी किया है और मुझे शुरू से सिविल सेवा में ही आने का रुझान था। अच्छा, कुछ ऑब्जेक्टिव है आपका कि प्रशासनिक सेवा में आकर कुछ करेंगी, कुछ सुधार करेंगी? जैसे कुछ महिलाओं के लिए करना चाहेंगे, कुछ बच्चों के लिए करना चाहेंगे, कुछ जो समाज है उसमें कुछ करना चाहेंगे। महिलाओं के लिए तो हमारे जो भारत सरकार अभी है ना, माननीय पार्लियामेंट है, उन्होंने तो कर दिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जी सर। है ना? सर विधेयक है सर। हाँ जी। तो ये तो कर ही दिया उन लोगों ने, तो आप क्या करेंगी जब आप प्रशासनिक सेवा में आएंगे? तो आप क्या करेंगी? सर कानून तो लागू हो जाएगा सर, लेकिन अगर उसे अच्छे से क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा तो उसे सफल नहीं मानेंगे। तो उसके लिए भी अधिकारी हो, कर्मी हो की ज़रूरत होती है। जिन लोगों तक पहुंचाना है उसकी जागरूकता लोगों में दिखाना जरूरी है। तो वो सब काम प्रशासनिक सेवा में आकर किया जा सकता है सर। अभी हो रहा है कि नहीं ये सब? सर अभी हो रहा है, लेकिन मैं भी अपना योगदान देना चाहूँगी आने के बाद। अच्छा, मान लीजिए कोई महिला कर्मी है, आपके साथ काम कर रही हैं। जी सर। और आप महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत चीज़ सोची हुई है करने के लिए, अच्छी बात है। हो सकता है कुछ ऐसी महिलाएं हों जो जिनके छोटे बच्चे हों या स्वास्थ्य सही नहीं हो, है ना, तो आपसे रोज़ वो शाम में ऑफिस का टाइम है 5 साढ़े 5 ऑफिस बंद होती है, रोज़ वो 3 बजे 4 बजे आपसे कहती है मैडम हमको घर जाना है, बच्चे छोटे बच्चे मैडम काम है हमको, है ना। फिर 1 दिन 2 दिन हुआ, फिर बराबर उनका अपना इस तरह का रहता लगा हुआ रहेगा, तो आप क्या करेंगी? सर पहले कार्य है और कार्य का निपटारा करने के बाद जो उनका मैंने अगर बाय द वे मुझे उनसे कुछ एक्स्ट्रा काम लेना है तो वो एक अलग फैक्टर हो जाता है। लेकिन अगर कार्य खत्म होने के बाद वो अगर जाना चाहते हैं तो मैं परमिशन दूंगी कि अपने बच्चों को भी ध्यान दें और साथ साथ कार्यालय को भी अपना समय दें। यानी काम खत्म होने के बाद तो वो जाएंगे ही जाएंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर वो महिला है ना, आप अच्छा काम करती है ना, डिसिप्लिन भी है, सब कुछ कर लेगी, फिर भी वो 3-4 बजता है, 3 साढ़े 3 बजे रोज आपको बोलेंगे कि मैडम मुझे जाना है, बच्चे घर पर हैं, तो क्या करेंगे? परमिशन देंगी या नहीं देंगी? नहीं सर, मैं परमिशन नहीं दे पाऊँगी। तो फिर कल्याण नहीं हो पाएगा बच्चों का। नहीं सर, जो कार्यालय का समय है या जो मेरा इम्पोर्टेंट काम है मैं उसे प्राथमिकता देते हुए उन्हें परिवार का सहयोग करने के। कार्यालय भी तो समाज के लिए चलता है ना। जी सर, तो उसका एक समय भी तो है सर। बच्चा का तो दिक्कत हो जाएगा, महिला को भी दिक्कत होगा। नहीं सर, एक आदत सी बनानी पड़ेगी, एक समय उनको बताया जाएगा कि इस समय तक आपका कार्य है, उसके बाद आप अपने फैमिली के लिए समय निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई पुरुष कर्मचारी है और वो बराबर लेट आता है ना, और उसको लगता है कि उसको आदत हो गई है कि लेट आना। जी सर। तो आप क्या करेंगी वहाँ पर, कैसे उसको सही रास्ते पर लाएंगी? सर अभी तो जैसे अभी बायोमेट्रिक के तहत अटेंडेंस लिया जा रहा है हर कार्यालय में, और जो समय प्रबंधन बनाया गया कि इस समय तक आ जाना है, तो पहले तो सर मैं उन लोगों को बोलूँगी कि आपका जो समय है आप उस समय ही ऑफिस आइए, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मैं उन पर कुछ कार्रवाई करवाना चाहूँगी सर। कार्रवाई करवाना चाहेंगी मतलब? जिससे वो अपना समय प्रबंधन समझे, समय पे आने का कोशिश करें। अच्छा, बिहार प्रशासनिक सेवा में आप आना चाहती हैं, आप बताएंगे कि प्रशासन में बिहार सरकार का जो ऑर्डर है हमारा सामान्य प्रशासन विभाग है ना, सामान्य प्रशासन विभाग की हायरार्की के बारे में बताना चाहेंगे आप? सर इसमें भी मेरी तैयारी नहीं है। अच्छा,
जब आप सिलेक्शन आपका होगा तो आप किस पद पर काम करेंगे? एसडीसी के पद पे काम करूँगी सर। बिहार राज्य में सेक्स रेशियो कितना है और किस जिले में सर्वाधिक सेक्स रेशियो है? सर अभी बिहार का सर सेक्स रेशियो डाटा भूल रहे सर, शायद गोपालगंज का सर सबसे ज़्यादा है। बिहार का सर अभी मैं भूल रही हूँ डाटा। ठीक है मैडम। आपने कहा कि आप महिलाओं के लिए कार्य करना चाहती जी हैं, मैम। उनके समस्याओं का समाधान करना चाहती हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ महिलाओं की समस्या क्या क्या है? पहली तो समस्या है मैम उनमें शिक्षा की कमी है अभी, और जो योजनाएं चल रही हैं उनके प्रति वो जागरूक नहीं है, और तो उनका जब जागरूक नहीं है तो वो उसका लाभ लेने में भी पीछे हो जा रही हैं, और कुछ हेल्थ से रिलेटेड इशू भी रहता है महिलाओं का, तो उन सबको मैं सुधारना चाहूँगी। आपने कहा कि जागरूकता की कमी है, जी इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानती हैं? डायरेक्ट तो मैं नहीं समझ पा रही मैम कि किससे, लेकिन हाँ अगर जिसे जो लाभ मिल रहा है अगर वो लेने में उस चीज़ को जान ही नहीं रहे हैं तो उसे लेने में वो समर्थता नहीं दिखाएंगे, सहायता नहीं करेंगे लोगों की। ओके, तो ये तो आपने बता दी समस्या, ठीक है। जी। कैसे आप जागरूकता फैलाएंगी, कैसे उनको जागरूक करेंगी उनके अधिकार के प्रति? कुछ ऐसी टीमें बनाकर, और वहाँ जिस क्षेत्र में महिलाएं उस चीज़ से अवगत नहीं है वहाँ कुछ कैंप लगवाकर या कुछ सर्वे करवाकर उस चीज़ को मैं, जो योजनाओं के प्रति ही जागरूक नहीं है वो कैंप के प्रति कैसे जागरूक हो जाएंगी? जैसे मैम पेपर वगैरह में तो आता है कि ये योजना चल रहा है, इस योजना का ये लाभ है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों में पेपर लोग पुरुष नहीं पढ़ते, महिलाओं तो दूर की बात है, तो अगर उनको जाकर अगर मौखिक रूप से बताया जाए कि आपके लिए ये चल रहा है, आपके लिए ये लाभकर है, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। यानी डोर टू डोर। जी मैम, थैंक यू। जैसे मैं देख पा रही हूँ आपकी हॉबी कुकिंग है, जी मैम। ठीक है। आमतौर से देखा जाता है महिलाओं की कुकिंग हॉबी में वो लोग कुकिंग रख लेती हैं, जी तो ये आपकी हॉबी है या फिर समाज का एक प्रेशर? नहीं मैम, मेरी माँ खाना बनाती थी तो मुझे अच्छा लगता था उनका खाना बनाना देखना, उनका लेबर अच्छा लगता था, तो मैं धीरे धीरे मैं भी बनाना सीखी, वो मेरा एक हॉबी बन गया। क्या आपके पिताजी खाना बनाते थे? जी मैम। पिताजी खाना बनाते थे आपके? नहीं, माँ मेरी खाना बनाती थी। यही मेरा सवाल है आपसे कि आमतौर से देखा जाता है कि जो खाना बनाने का कार्य है वो महिलाओं को दे दिया गया है और पुरुषों को जो काम बांटा गया है वो है कि बाहर जाके अर्न करना। तो क्या आप इस प्रेशर में तो अपने की हॉबी कुकिंग नहीं है? नहीं मैम, इस प्रेशर में नहीं है। ठीक है। मुझे खाना बनाने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं क्या क्या बना लेती हैं? जो परंपरागत खाना, जो घर का डेली खाना है, वो मुझे खाना बनाने में अच्छा लगता तो है। मुझे बताइए बिहार का परंपरागत खाना क्या क्या है जो मुझे सिर्फ बिहार में खाने मिल सकता है? एक लिट्टी चोखा है मैम, और एक दाल भात चोखा जो एक ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह बिहार में चलता है। एक सब्जी दाल चावल, सब्जी दाल चावल तो पूरी मुझे इंडिया में मिल जाएगी। मान लीजिए मैं बाहर से आई हूँ जी मैम, और मैं बिहार की नहीं हूँ, मुझे कोई ऐसी 5 डिश बता दीजिए जो मुझे बिहार की फेमस डिश हो। आपने एक लिट्टी चोखा लिट्टी बताया, चोखा हो गया, एक दाल भात चोखा हमारे यहाँ है फेमस। दाल भात चोखा है। सॉरी मैम, और अभी ध्यान नहीं। ओके, आपने रीडिंग नॉवेल भी लिखा हुआ है अपना? जी मैम। किस तरह से कि आप नॉवेल पढ़ना पसंद करती हैं? जो महिलाओं से रिलेटेड हो और जो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मोटिवेशनल हो, मैं उस तरह का नॉवेल। कुछ नॉवेल का नाम बता सकती हैं? अभी फ़िलहाल मैं एक नॉवेल पढ़ी हूँ श्वेत कुमार सिन्हा सर की, जिसका नाम है मैम बदचलन, जो महिला पे आधारित है। और उसमें मैंने पढ़ा है कि जैसे एक अच्छे परिवार के लड़के से, एक जो लड़का मंद बुद्धि था, उनसे शादी एक ग्रामीण महिला की जाती है, लेकिन उसे ग्रामीण महिला समझकर उस पर प्रताड़ित करते उनके घर के परिवार वाले लोग। लेकिन ऐसा एक समय आता है कि वो जागरूक होती हैं कि मेरी क्या इस घर में हक है, मेरी क्या जिम्मेवारी है, और उस हक के लिए वो लास्ट तक लड़ती हैं। तो एक मोटिवेशनल बोला। आप मुझे कुछ कानून बता सकते हैं, कानून से रिलेटेड जो वुमेन्स के राइट को प्रोटेक्ट करता हो? महिलाओं के अधिकार के लिए कई कानून बने हैं, आप मुझे कुछ कानून का उदाहरण दे सकती हैं? सॉरी मैम, अभी याद कर रही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं।
आप वैली के बारे में बात कर रही थी सर से। जी एक एंटीसीडेंट रिवर का कॉन्सेप्ट होता है, आपने सुना है? क्या होता है ये? पूर्ववर्ती नदी। यस मैम, ये पूर्ववर्ती नदी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो पहले से नदियाँ विद्यमान थी और वहाँ कुछ स्थल या कुछ पर्वत किसी चीज़ का निर्माण बाद में हुआ है, वहाँ से पर्वत को काटते हुए या किसी भी तरीके से अगर नदियाँ निकल रही हैं, वो पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं। ऋतु जी सर। ऋतु, आपने सुना होगा कि भारत का जो विपक्षी दल है वो लगभग 26 पार्टियों के साथ एक अलायंस बनाया है। जी सर। ठीक है, उसका नाम रखा गया है IMDIA। जी सर। इसमें जो सेकेंड आई है, सेकेंड आई स्टैंड फॉर इंक्लूसिव। जी सर। ठीक है, यहाँ इंक्लूसिव का क्या मतलब है? सॉरी सर, याद नहीं है। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है ऐसे समानता? सर मुझे नहीं समावेशी। पता। समावेशी। समावेशी। ठीक है, जी। समावेशी रखने का क्या मतलब हो सकता है? सर समावेशी रखने का मतलब यही हो सकता है कि पूरे समाज को साथ लेते हुए उसका विकास करने का। इसका मतलब ये हुआ कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो नया अलायंस बनाया है, वो ये मान कर चलता है कि उन्होंने जिसके खिलाफ अलायंस बनाया है वह समावेशी नहीं है। जी सर। ऐसा है? जहाँ तक मुझे लगता है सर ऐसा ही क्या आप मानते हैं कि वर्तमान जो सरकारें हैं वो समावेशी सरकार नहीं है? है। सर सरकार तो अभी जो वर्तमान में है समावेशी है, लेकिन अगर विपक्ष में बनाया गया है तो कुछ मुद्दे होंगे तभी बनाया गया है। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि अभी जो विमेंस रिजर्वेशन को लेकर जो बिल आया है संसद में, क्या ये बिल महिलाओं के दबाव में लाया गया है या फिर वर्तमान सरकार जो नेक्स्ट इलेक्शन होने वाली है उस कंटेक्स्ट में लाई है? दबाव में तो नहीं सर कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि महिलाओं को प्राथमिकता देकर ये जो सत्ता में सरकार है वो लाई है। अच्छा, ये जो आरक्षण की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि जो समाज के जो पिछड़े लोग हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है। जी सर। और भारत की आज़ादी के लगभग 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जी। तो क्या हम ये मान के चले कि पिछले 75 सालों से हमारा समाज एक कम्युनिटी के साथ, एक वर्ग के साथ अन्याय कर रहा है, अनजस्ट है हमारा सोसाइटी? क्या हमारा सोसाइटी जस्ट नहीं है? नहीं सर, जस्टिस है ऐसा तो है, लेकिन जैसे महिलाओं के भी भागीदारी कम है, उस भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये कदम उठाई है। वो सही है, मैं यही कह रहा हूँ कि इतने लंबे समय से इस पर काम नहीं हुआ। जी सर। कहीं न कहीं महिलाएं पीछे रह गई है। जी सर। ठीक है, तभी तो लाया गया है, तो लाना भी चाहिए। तो क्या हम मान के चलें कि हमारा समाज अनजस्ट है? नहीं सर, अनजस्ट नहीं है। जैसे जैसे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं उनकी भागीदारी भी बढ़ाई जा रही है। अब महिलाएं थोड़ा चाहती हैं कि संसद में भी उनकी भागीदारी और बढ़े, तो सरकार अगर उसके लिए कुछ कर रही है तो अच्छी बात है। अभी संसद में कितना भागीदारी है महिलाओं का? सर वर्तमान समय में 82 महिलाएं हैं सर। 82 महिलाएं हैं जी। कितना परसेंट हुआ? 15%। 15% हुआ। और पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत महिलाओं ने वोट की? सर वो मुझे याद नहीं। नहीं है। आपने सुना होगा PM विकास? यस सर। ये क्या है? याद नहीं सर। विश्वकर्मा सम्मान का नाम जी सुना सर, है? विश्वकर्मा सम्मान किस लिए लाया गया है? ये जो शिल्पकार 18 प्रकार के शिल्पकार और जो शिल्पकारों को लेकर ही लाया गया है। उन्हें कुछ टूल किट, कुछ अगर जो वो अपना कार्य करना चाहते हैं उसमें ऋण प्रदान किया जाएगा, उन्हें कुछ आगे बढ़ाया जाने के। इससे पहले हमारे पास एक योजना था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जी सर। फिर इसको लाने की क्या जरूरत है? दोनों तो एक ही है, कौशल को लेकर ही है। नहीं सर, इसमें चुनकर 18 जन को समुदाय को इसमें रखा गया है, 18 वर्गों को। संविधान पढ़े हैं आप? जी सर पढ़े हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, उनका नाम है विवेक देवराय। विवेक देवराय ने एक लेख लिखा है पेपर में और उन्होंने बताया है कि जो भारतीय संविधान है, इस संविधान में कई संशोधन हो चुके हैं और हमें ऐसा लग रहा है ये संविधान अब मूल रूप में नहीं बचा है जैसा बना था। इसलिए हमें एक नया संविधान बनाना चाहिए। जी सर। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि देश को एक नया संविधान की जरूरत है? नहीं सर, मेरे हिसाब से नए संविधान की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में ये शुरुआत से ही प्रावधान किया गया कि उसमें संशोधन करने के लिए दिया गया है।
तो जब संशोधन करने के लिए दिया है और जो समय की मांग है उसके अनुसार संशोधन हो रहा है, तो फिर संविधान बदलने की जरूरत नहीं है सर। आपने कहा कि हमारा संविधान शुरू से ही कह रहा है कि आप समय समय आप संशोधन कर सकते हैं, बात जी सही है। जी सर। लेकिन 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कुछ ऐसे पार्ट संविधान के हैं जहाँ संशोधन नहीं कर सकते हैं, जी सर। तो इसको क्या समझा जाए? एक बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर सर वहाँ पे बोला गया था 1973 में कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन और पार्ट्स में आप कर सकते हैं जहाँ अगर जरूरत पड़ती है। क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर? कुछ संविधान को लेकर बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया है केशवानंद भारती केस में, तो उसमें बताया गया कि संसद संशोधन कर सकती है लेकिन वैसे पार्ट में नहीं कर सकती जिससे संविधान को कुछ क्षति पहुंचे। तो संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है? सॉरी सर, अभी मुझे याद नहीं है। ठीक है, एक बात बताइए कि जब हम पढ़ रहे होते हैं संविधान को या किसी भी विषय को, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हम डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, जी सर। तो हम डेमोक्रेसी के कई तरीक़ों से पढ़ते हैं, जी सर। और फिर हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में बदलाव आता है। जैसे कि जब हमारा लोकतंत्र बना उस समय हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, अब हमारे पास क्या आ गया? सोशल मीडिया। जी सर। तो क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है? ये सर प्रभावित करता है क्योंकि सर अभी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया को भी एक प्लेटफॉर्म के रूप में देखकर उस पर प्रचार करवाए जाते हैं या फिर वहाँ से कुछ लोगों को संदेश भिजवाया जाता है, लोग भी उसके प्रति एक्टिव हैं। तो सोशल मीडिया लोकतंत्र के लिए अच्छी है या फिर गलत है? इसका नेगेटिव अच्छी है इम्पैक्ट सर, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट है। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, बता सकते हैं? कुछ फर्जी न्यूज़ को भी उस पर अपलोड लोगों के द्वारा कर दिया जाता है, समाज के कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है, जिससे समाज में थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है और न्यूज़ सही है या नहीं है इसको लेकर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट चला जाता है। सोशल मीडिया डेमोक्रेसी को मजबूत कैसे बनाता है? हर समुदाय में उसका एक मैसेज जाता है, लोग उस पर जुड़े हुए हैं और उसको समझते हैं कि क्या उसके थ्रू हमारे पास मैसेज आया है। प्रेशर फील कर रही हैं आप? नहीं सर। अच्छा बताइए कि अभी एक गेम आयोजित किया जा रहा है अभी, है ना, हमारे पड़ोसी देश में। जी सर। कौन सा गेम है वो? ये 19वां एशियाई खेल को आयोजित किया जा रहा है सर। कहाँ हो रहा है? चीन में हो रहा है सर। कौन सा जगह का नाम जानती हैं? सॉरी सर, याद नहीं है। उसका कुछ मैसेज है, संदेश है उसमें दिया ये सर गया? उसमें एआई को लेकर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक जो मसाल वगैरह जलाने को लेकर जैसे था ना कि कार्बन मुक्त करके, तो उससे रिलेटेड कुछ मैसेज दिया गया है। और महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण की बात करने के जिधर हैं आप, एक महिला उसमें भारतीय तिरंगा को ये की लेकर के चल रही है, जी सर। कौन है वो? हरमनप्रीत कौर है मैं सर। ठीक है, ठीक, आप जा सकती हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर अभी मेरा ऑप्शनल पेपर तैयार नहीं है, इसलिए थोड़ा मैं बताने में असमर्थ हूँ। इसके पहले भी इंटरव्यू दी है ना? जी सर, तो इधर जैसे और सब पेपर पे मैं वर्क कर रही थी, डेट आ गया तो अब थोड़ा उधर सब सारा हो गया, हॉबी और जो जिला वगैरह था, अब ऑप्शनल के लिए मैं करूँगी, इसलिए डाउट हो रहा था, बहुत सारा क्वेश्चन है सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। ज्योग्राफी में तैयारी करने की ज़रूरत है तो जी अच्छे से, सर। जी। क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर भी है और ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन भी भी है, है। ठीक है, तो अच्छे से करना पड़ेगा। जी सर। दूसरा, किसी चीज़ की तैयारी अच्छी होनी और उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना, है ना, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रेजेंटेशन। जैसे पूछा गया था कि ज़्यादा रिलेवेंट कौन है, फिजिकल ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी, जी तो किसी एक को तरफ नहीं जाना चाहिए ऐसी स्थिति में, है ना, जी। दोनों को बैलेंस करके बोलना है, दोनों ही जरूरी है। अगर फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर मानव ही नहीं रहेगा तो फिजिकल ज्योग्राफी क्या वैल्यू है? Yes. चांद का क्या महत्व है जब मानव नहीं रहेगा? तो चांद पे जाने वाला कोई नहीं रहेगा, चांद को देखने वाला कोई नहीं रहेगा, तो चांद का कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। सूरज का कोई महत्व है? नहीं। नहीं है। तो दोनों ही तो ड्यूअलिटी है ना ज्योग्राफी में। कोई एक व्यक्ति, कोई जो थिंकर है वो कहता है नहीं ये तो फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन ज्योग्राफी कुछ है ही नहीं। दूसरा कहता नहीं भाई ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसे मुझे लगा ना, जैसे आप बोले ना ज़्यादा, तो मुझे लगा मैं अपने तरफ से, इसलिए मैं उसको प्रीफर कर दी। बैलेंस इस सब पे करेंगे, यही ना पर्सनालिटी है, समझना है, ठीक है। दूसरा, हमने ड्यूअलिटी पूछा था तो फिर दोनों का मिक्सचर नहीं बोलना चाहिए था। जी सर। ग्रिफिथ टेलर का नाम भी गलत बोल दिए, तो
इसको ध्यान रखना। दूसरा, यू आकार की घाटी जो है वो भी में शेप चेंज नहीं हो सकती। यू को भी बना के देखो। ये सर एक शायद वो हिंद से एक बनता है। पेपर का कटिंग लेके यू बनाओ, जी उस फिर इसको भी करो तो होगा, नहीं हो सकता। नहीं सर। भी बनाओ, अब भी को यू हो सकता है काट करके से, है ना। तो भी शेप वैली नदियों द्वारा बनाया जाता है। जी। बाद जब वहाँ से हिमानी चलती है तो भी को जब भी है ना जी। तो काट करके काटते यू हुए शेप U बना देती है। Yes, इसको sir. जानकारी रखना है। ज्योग्राफी पे वर्क करना है, हायरार्की जानना है, नहीं तो सर बता वो देंगे। थोड़ा सा मुझे करवा चाहिए देंगे, कुछ सर। करवाएंगे, लोग लगा हुआ है पीटी में से, है ना। पिछले बार भी मुझसे पूछा गया था सर, तो थोड़ा सा और बोलने में थोड़ा सा और उसको बोलेंगे, थोड़ा सा मैच्योरिटी लाना है बोलने चलने में। अभी थोड़ा इरिटेशन के जैसा लग रहा है, लगता है कि क्वेश्चन पे इरिटेट थोड़ा सा मेरा पता नहीं हेजिटेशन आज हमको लग रहा है। हाँ, इरिटेट होना, जल्दी बोल देना, प्रेशर में बोलना, है ना, इस सब से बचना है। ये पर्सनालिटी का पार्ट है। थोड़ा लाउड बोलना, है ना, और थोड़ा आवाज कम करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा स्थिर से बोलना है। लगना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं सामने वाला आराम से उसको लेगा, हड़बड़ाना नहीं है। अधूरे वाक्य बोलना, जी जो बोलचाल की भाषा है, घर में घरेलू बोलचाल की भाषा है, उसको से हट करके फॉर्मल बातचीत का तरीका होना चाहिए, पूरा सेंटेंस होना चाहिए, जी है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पॉज लेना है, क्वेश्चन को सुनो, सुनने को 1-2 सेकंड रुको और उसको, है ना, प्रोसेसिंग दिमाग करता है अपना देर में, तब आंसर सही निकलता है। ठीक है ना। इसे बैठना है, बात कर लेंगे, है ना, बताएंगे। तो थोड़ा सा अवेयरनेस लाना है, बस यही सब है। और महिला बच्चा वाला क्वेश्चन गया था ना, तो मान लीजिए कोई महिला छुट्टी बार बार मांग रही है, तो पहले कारण जानना चाहेंगे। हो सकता है उसके बच्चे की तबीयत खराब हो, तुम्हारे अंदर सेंसिटिविटी होना चाहिए। हो सकता है किसी के तबीयत खराब है, पति की तबीयत खराब, किसी प्रॉब्लम हो सकता है, तो जाना चाह रही है, तो अगर ऐसा है तो उसको जाने देंगे। लेकिन अगर वो इसका गलत लाभ लेती है, बार बार ऐसा करती है, आदतन ऐसा करती है, तो कतई मैं ऐसा अलाउ नहीं करूँगी। क्योंकि सेंसिटिविटी भी होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति हो, ह्यूमन बीइंग हो, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी तुम्हारे पास होना चाहिए, क्योंकि तुम एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो सिस्टम को चलाना है। जी सर, है ना, उसको ध्यान रखना है। अटेंडेंस वाले में है, कार्रवाई करवाओगे, नहीं कार्रवाई करूँगी, उसको कार्रवाई करना है। जो स्टाफ तो खुद ही कार्रवाई करोगे, ठीक है ना। हाँ, वहाँ पे मैं बोली थी करवाऊंगी। इस सबको ध्यान, कोई बड़ा गलती कोई करता तब होता है रिपोर्ट भेजा जाता है, देखो इतना को तो किया जा सकता है, सोपज वगैरह। बाकी सब ठीक है, अच्छे से करो, मेहनत करो, जहाँ दिक्कत हो वहाँ बात करना, है ना। जी सर। आप अपना सेटिंग्स को ठीक कीजिए। एक बार बैठो, सीधा बैठो। और सर पूछना था ना, जैसे मुझे साड़ी पहनना है मैम, सीधा बैठ कर पहले आप करो, सीधा बैठिए, उसके एकदम स्ट्रेट। पहले सुनना है ध्यान से। हाँ, ये ठीक है, हाँ, ये ठीक। पोस्चर ऐसे ठीक है। जी ये स्पाइन सीधा रहना चाहिए, सुन रही हो ना, तो छुप के बैठी हुई है उधर, ये स्पाइन सीधा रहना चाहिए, ठीक है। जी सर।